नमस्कार। सोचिए, खीरा, कद्दू, तरबूज, लौकी, करेला, ये सब हमारी रसोई और जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है। बिल्कुल है। पर क्या कभी सोचा है कि इन सब अलग-अलग दिखने वाले पौधों में क्या कोई खास रिश्ता है? हम्म। आज हम इसी रिश्ते की पड़ताल करेंगे, पौधों के एक बहुत बड़े और दिलचस्प परिवार कुकुरबिटेसी की दुनिया में। जी, कुकुरबिटेसी आम भाषा में इसे खीरा लौकी कुल भी कह देते हैं। हाँ, खीरा लौकी कुल। हमारे पास वनस्पति विज्ञान से जुड़े कुछ अच्छे स्रोत हैं जो इस परिवार की कहानी बताते हैं। हाँ। हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे जरूरी और रोचक बातें निकालना और समझना कि आखिर ये कुल इतना खास क्यों है। बिल्कुल। ये एक ऐसा कुल है जो दिखने में हमें रोजमर्रा का लगता है, पर वनस्पति विज्ञान की नजर से देखें तो बहुत ही जटिल और विविध है। और हमारे जीवन में इसका महत्व तो खैर है ही। वो तो है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस परिवार को पौधों की दुनिया के नक्शे पर कहाँ रखा गया है, मतलब इसका पता ठिकाना क्या है? देखिए, इसका जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो काफी विस्तृत है, पर मोटी बात यह है कि ये फूल वाले पौधे हैं, एंजियोस्पर्म। अच्छा, फूल वाले पौधे। हाँ, और इनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं, तो ये डाइकोटिलेडॉन कहलाते हैं। डाइकोटिलेडॉन, ठीक, ठीक ओके। है। और जिस बड़े समूह मतलब गण या ऑर्डर में इन्हें रखा गया है, पैसिफ्लोरिल्स, उसकी एक पहचान है इनमें मिलने वाले प्रतान। प्रतान मतलब वो धागे जैसे। हाँ, वो धागे नुमा रचनाएं जो बेलों को चढ़ने में मदद करती हैं। अक्सर इस गण के पौधों में ये मिलती हैं। अच्छा, यानी वो स्प्रिंग जैसे धागे जो बेलों को ऊपर चढ़ाते हैं, वो इनके समूह की एक तरह से पहचान है। हाँ, कह सकते हैं। और ये परिवार कितना बड़ा है, मतलब कितने तरह के पौधे आते हैं इसमें? ये एक काफी बड़ा परिवार है असल में। दुनिया भर में इसके करीब 110 से 118 वंश है ओहो, और उनमें लगभग 825 प्रजातियां हैं। 825। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, ये ज्यादातर गर्म यानी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ प्रजातियां ठंडे मतलब समशीतोष्ण क्षेत्रों में भी मिल जाती हैं। और भारत में हमारे यहाँ कौन कौन से जाने पहचाने सदस्य हैं इसके? भारत में भी इनकी अच्छी खासी संख्या है, लगभग 86 प्रजातियां मिलती हैं। 86 प्रजातियां? हाँ, और हमारे आसपास तो कई हैं, जैसे कुकुरबिटा यानी कद्दू की अलग अलग किस्में, कद्दू, हाँ। लूफा यानी तोरई और गिलकी, कुकुमिस जिसमें खीरा और खरबूजा आते हैं, खीरा, खरबूजा, हाँ। सिट्रुलस यानी तरबूज और टिंडा, लैगिनेरिया अपनी लौकी, और कॉक्सिनिया मतलब कुंदरू या कंदूरी। अरे वाह, मतलब ये सब रिश्तेदार हुए, कमाल है। हाँ, सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। अच्छा, तो ये पौधे आमतौर पर दिखते कैसे हैं? क्या सब बेलें ही होती हैं? ज्यादातर तो बेलें ही होती हैं, मतलब जमीन पर फैलने वाली या किसी सहारे पर चढ़ने वाली जड़ी बूटियां। अच्छा। लेकिन इस परिवार में कुछ बारहमासी पौधे, झाड़ियां और यहाँ तक कि पेड़ भी शामिल हैं, हालांकि वो कम देखने को मिलते हैं। पेड़ भी इस परिवार में? ये तो नई बात है। हाँ, कुछ हैं, पर आमतौर पर हम इन्हें बेलों के रूप में ही जानते हैं। और इनके फूलों के बारे में कुछ अनोखी बात है क्या? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इनकी फूल अक्सर एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी मतलब या तो नर फूल अलग होगा और मादा फूल अलग, पर एक ही पौधे पर लगेंगे। इसे मोनोशियस कहते हैं। अच्छा, एक ही पौधे पर नर और मादा अलग अलग। हाँ, या फिर ऐसा भी होता है कि नर फूलों वाला पौधा ही अलग हो और मादा फूलों वाला पौधा अलग। इसे डायोशियस कहते हैं। ओहो। ऐसे फूल जिनमें नर और मादा दोनों हिस्से हों, वो इस परिवार में बहुत कम मतलब दुर्लभ ही मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि परागण के लिए, यानी नर फूल से पराग को मादा फूल तक पहुंचाने के लिए इन्हें बाहरी मदद चाहिए, जैसे हवा या कीड़े। ये प्रतान जो हैं, ये सहारे को छूते ही उससे लिपट जाते हैं। ये पौधे की चढ़ने में मदद करते हैं। अच्छा। इनकी जड़ें आमतौर पर मुसला जड़ मतलब टैपरूट होती हैं, जो कभी-कभी पानी और भोजन जमा करके मोटी भी हो जाती हैं। क्या इन पौधों की कोई क्या कहते हैं, रासायनिक पहचान भी है, जैसे कोई खास स्वाद या गंध? हाँ, है ना। इस कुल की एक बड़ी पहचान है इनमें पाए जाने वाले कुछ कड़वे रसायन, जिन्हें सैपोनिन कहते हैं। सैपोनिन? हाँ, ये ट्राइटरपेनॉइड्स होते हैं। साथ ही कुछ एल्कलाइड्स भी मिलते हैं। यही वजह है कि इस परिवार की कई जंगली किस्में या फिर अपना करेला जैसा सदस्य स्वाद में कड़वा होता है। अच्छा, तो करेले की कड़वाहट का राज ये सैपोनिन है? ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। जी, और शायद यही कड़वाहट कुछ पौधों को जानवरों से बचाने में भी मदद करती होगी। बिल्कुल संभव है। प्रकृति में हर चीज का अक्सर कोई ना कोई कारण होता है। सही कहा।
अब अगर हम पौधे के अलग अलग हिस्सों को थोड़ा और देखें तो तना आमतौर पर नरम शाखीय होता है। शाखीय मतलब हर्बेशियस। हाँ, हर्बेशियस। और अक्सर कोणीय होता है, मतलब एंगुलर सा, और कभी-कभी अंदर से खोखला भी। और पत्तियां, क्या उनमें भी कुछ खास है? पत्तियां आमतौर पर सरल होती हैं, सिंपल। तने पर एकांतर क्रम में लगी होती, यानी हर गांठ पर एक पत्ती। एकांतर क्रम में, ठीक है। इनका डंठल पेटियोल वो लंबा और खोखला हो सकता है। पत्तियों का आकार अक्सर हथेली जैसा होता है। हथेली जैसा? हाँ, जैसे हाथ की उंगलियां फैली हों वैसी शिराएं होती हैं उनमें, पामेटली वेन्ड। और पत्ती खुद भी कई हिस्सों या पालियों में बटी हो सकती है, पामेटली लोब्ड। अच्छा, हथेली जैसी पत्तियां, समझ गया। प्रतान पर वापस आते हैं। मैंने सुना है कि वैज्ञानिक इस बात पर पक्के नहीं हैं कि ये प्रतान असल में पौधे का कौन सा हिस्सा है, मतलब तना है, पत्ती है या कुछ और। हाँ, ये वनस्पति विज्ञान की एक पुरानी पहेली है। वाकई, ये प्रतान छूने पर संवेदनशील होते हैं, सहारे से लिपट जाते हैं, ये तो पक्का है। लेकिन ये है क्या, इस पर बहुत मतभेद है। कुछ वैज्ञानिक इन्हें जड़ मानते हैं, कुछ तना, कुछ पत्ती का बदला हुआ रूप, कुछ टहनी, कुछ फूल का डंठल। अरे बाप रे! और कुछ तो कहते हैं कि ये बिल्कुल ही अलग तरह के अंग हैं, मतलब ऑर्गन्स सुई जेनेरिस। अच्छा, इस पर आज भी बहस जारी है। ये तो वाकई दिलचस्प है। दिखाता है कि पौधों की दुनिया कितनी रहस्यमयी हो सकती है। बिल्कुल। अब फूलों की बात करते हैं। हमने जाना कि वो नर और मादा अलग-अलग होते हैं। उनकी बनावट में और क्या खास है? फूल आमतौर पर 5 हिस्सों वाले होते हैं, पेंटामेरस। मतलब पंखुड़ियां 5, बाह्य दल 5। 5-5। हाँ, और ये दिखने में सममित होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। मतलब आप किसी भी कोन से काटें 2 बराबर हिस्से दिखेंगे। अच्छा, रेडियली सिमेट्रिकल। जी। और मादा फूलों में अंडाशय यानी ओवरी वो नीचे की तरफ होती है और बाकी हिस्से उसके ऊपर से निकलते दिखते हैं। इसे अधोवर्ती या इंफीरियर ओवरी कहते हैं। इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। पंखुड़ियों का रंग और आकार कैसा होता है? क्या वो हमेशा जुड़ी होती हैं? पंखुड़ियों में काफी विविधता है। रंग सफेद, पीला, नारंगी या लाल तक हो सकता है। कुछ पौधों में, जैसे करेला यानी मोमोडिका, उसमें ये सिर्फ नीचे आधार पर जुड़ी होती हैं। तो कद्दू यानी कुकुरबिटा में ये पूरी तरह जुड़कर घंटी जैसी बन जाती हैं। अच्छा, कद्दू का फूल तो देखा है, घंटी जैसा ही होता है। हाँ, और वहीं तोरई, लूफा और लौकी लेगेनेरिया में ये बिल्कुल अलग-अलग, मतलब स्वतंत्र होती हैं। तो जुड़ी हुई भी और अलग-अलग भी। जी हाँ, आकार भी अलग-अलग होता है, गोल, चक्री जैसा, घंटी जैसा, या फिर पंखुड़ियां फैली हुई सी। काफी विविधता है फूलों में भी। और फूलों के नर और मादा हिस्सों के बारे में सुना है, नर भाग यानी पुंकेसर, उसमें बहुत ही ज्यादा विविधता मिलती है इस परिवार में। हाँ, ये स्कूल की एक बहुत बड़ी खासियत है। पुंकेसरों की बनावट और उनकी व्यवस्था बहुत जटिल और विविध हो सकती है। कैसे? देखिए, कहने को तो 5 पुंकेसर यानी स्टेमन होते हैं, लेकिन वो अक्सर आपस में जुड़कर या रूपांतरित होकर 3 जैसे दिखते हैं। अच्छा, उनके फिलामेंट कैसे जुड़े हैं, परागकोश यानी एंथर कैसे मुड़े हुए हैं या आपस में जुड़े हैं, ये सब बहुत अलग-अलग हो सकता है। वास्तव में वनस्पति जगत में पुंकेसरों की व्यवस्था में जितनी विविधता इस कुल में मिलती है, मतलब पूरी तरह अलग होने से लेकर पूरी तरह जुड़े होने तक, उतनी शायद ही कहीं और हो। बाप रे! तो मतलब ये दिखाता है कि परागण के लिए कितने अलग-अलग तरीके विकसित हुए इनमें। बिल्कुल, ये पुंकेसरों की जटिलता यही दर्शाती है। और मादा भाग यानी गाइनोसियम? मादा भाग में आमतौर पर 3 कार्पेल होते हैं जो मिलकर अंडाशय बनाते हैं। 3? हाँ, और ये अंडाशय, जैसा हमने कहा, अधोवर्ती यानी इंफीरियर होता है। इसके अंदर बीजांड यानी ओव्यूल्स लगे होते हैं। बीजांड लगने की व्यवस्था आमतौर पर पार्श्वीय या पेराइटल होती है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कमरे की दीवारों पर बीज चिपके हों। अच्छा, दीवारों पर। हाँ, हालांकि लूफा में ये अक्षीय या एक्साइल भी हो सकती है, यानी बीज केंद्र में लगे हों। ठीक है। तो फूल की संरचना तो काफी जटिल है, खासकर नर और मादा फूलों का अलग होना और पुंकेसरों की वो गजब की विविधता। इन सब के बाद जो फल बनता है वो कैसा होता है? एक खास तरह के फल पैपो का जिक्र आता है बार बार। बिल्कुल, इस कुल की एक बड़ी पहचान है इनका फल,
जिसे वनस्पति विज्ञान की भाषा में पेपो कहते हैं। पेपो। हाँ, ये तकनीकी रूप से एक तरह की बेरी ही है, लेकिन इसका बाहरी छिलका काफी सख्त होता है। खीरा, कद्दू, लौकी, तरबूज, खरबूजा ये सब पेपो के ही उदाहरण हैं। तो ये सब पेपो हैं? जी, ये फल आमतौर पर गूदेदार होते हैं और पकने पर अपने आप फटते नहीं हैं, मतलब इनडेहिसेंट होते हैं। अच्छा, तो अगली बार जब मैं तरबूज या कद्दू देखूंगा तो याद रखूंगा कि ये पेपो है। हाँ, बिल्कुल। और बीज कैसे होते हैं इनके? बीज आमतौर पर चपटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं फल के अंदर। इनमें भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म नहीं होता। एंडोस्पर्म नहीं होता? नहीं, भ्रूण के लिए शुरुआती भोजन बीज पत्रों यानी कॉटिलिडन्स में ही जमा रहता है और वो काफी बड़े और तैलीय होते हैं। अच्छा, बड़े और तैलीय बीज पत्र। ठीक है। क्या इन जटिल फूलों को किसी छोटे से सूत्र में लिखा जा सकता है, जैसे गणित में फॉर्मूला होता है? हाँ, वनस्पति शास्त्री ऐसा करते हैं। उसे पुष्प सूत्र या फ्लोरल फॉर्मूला कहते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला? हाँ, ये फूल के हिस्सों की संख्या और उनके जुड़े होने या ना होने को दिखाता है। नर और मादा फूलों के लिए अलग-अलग सूत्र होते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे नर फूल के लिए कुछ ऐसा होगा: Br धन, प्रॉक्सिनियम, K5, C5, A और फिर पुंकेसरों की जटिल व्यवस्था का संकेत G0, मतलब गाइनोशियम नहीं है। G0 मतलब मादा भाग 0। हाँ, और मादा फूल के लिए ब्रैकेट प्लस K5, C5, A0 मतलब एंड्रेसियम नहीं, G3 और नीचे एक लाइन जो 3 जुड़े हुए कार्पिल और अधोवर्ती अंडाशय दिखाती है। अच्छा, ये सूत्र वैज्ञानिकों को एक नजर में फूल की पूरी बनावट समझने में मदद करते हैं उन्हें? जी हाँ, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, तो हमने वर्गीकरण देख लिया, पौधों की बनावट, उनके वो अनोखे प्रतान, एकलिंगी फूल और खास पेपो फल के बारे में काफी कुछ जाना। पर अब सबसे जरूरी सवाल, ये पौधे हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं? इनका आर्थिक महत्व क्या है? इनका महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। सबसे पहले तो भोजन के रूप में सोचिए, दुनिया भर में करोड़ों लोग इन पौधों को सब्जियां और फलों के रूप में खाते हैं। हाँ, ये तो है। सब्जियों की बात करें तो लिस्ट तो बहुत लंबी है। आपने कद्दू, लौकी, तोरई, खीरा का जिक्र किया था। हाँ, और इनमें लाल कद्दू कुकुरबिटा मैक्सिमा, सीताफल कुकुरबिटा मोस्छाटा, घिया कद्दू कुकुरबिटा पेपो। सीताफल भी कद्दू ही है? हाँ, वो भी कुकुरबिटा की ही एक किस्म है। फिर टिंडा, सिट्रुलस किस्म, फिस्टुलोसिस, कुंद्रू, कॉक्सीनिया, ये सब आम सब्जियां हैं। हाँ, कुंदरू भी। फिर फल के तौर पर खाए जाने वाले खरबूजा, कुकुनुस मेलो, तरबूज, सिट्रुलस वल्गैरिस, ककड़ी, कुकुमिस यूटिलिसिमिस, ये सब इसी परिवार से हैं। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, गर्मी की जान। बिल्कुल। और हाँ, करेला, मोमोडिका चारिंटिया और पेठा, बिनिनकेसा हिस्पिडा भी। करेले की सब्जी बनती है, पेठे की मिठाई मशहूर है। हाँ, आगरा का पेठा, वो भी इसी परिवार का? जी हाँ, वो बिनिनकेसा हिस्पिडा से बनता है। कमाल है। भोजन के अलावा क्या इनका कोई औषधीय महत्व भी है? आपने उन कड़वे रसायनों सैपोनिन का जिक्र किया था। बिल्कुल है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इस कुल के कई पौधों का उपयोग सदियों से होता आया है। जैसे एक पौधा है सिट्रुलस कोलोसिंथिस, जिसे इंद्रायण कहते हैं। इसके फलों से मिलने वाले एल्कोलॉइड कोलोसिंथिन का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से सांप के काटने के इलाज में होता था। अच्छा। एक और पौधा है इग्बेलियम एलिटारियम। इसके फलों का रस हाइड्रोफोबिया और मलेरिया में प्रयोग किया जाता था, हालांकि इसका प्रभाव थोड़ा नशीला होता है। और कोई आम पौधा जिसका औषधीय उपयोग हो, जो आजकल भी शायद इस्तेमाल होता हो? हाँ, कॉक्सीनिया इंडिका, यानी अपना कुंदरू या कंदूरी। कुंदरू? हाँ, इसकी जड़, पत्ती और फलों के रस का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से मधुमेह यानी डायबिटीज के नियंत्रण में किया जाता रहा है और इस पर आजकल वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं। अरे वाह, कुंदरू का ऐसा उपयोग? जी, और करेले के औषधीय गुण तो खैर बहुत जाने माने हैं ही, खासकर मधुमेह के लिए। तो आप देख सकती हैं कि ये पौधे सिर्फ हमारा पेट ही नहीं भरते, हमारी सेहत के लिए भी महत्वपूर्ण है। सही कहा आपने। तो आज हमने कुकुरबिटेसी कुल की एक वाकई में गहरी पड़ताल की। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने समझा कि खीरा, कद्दू, लौकी, तरबूज जैसे हमारे इतने जाने पहचाने पौधे एक बहुत बड़े और विविध परिवार का हिस्सा हैं। हमने उनकी कुछ खास पहचानें देखी, जैसे बेलों का वो चढ़ने वाला स्वभाव, वो रहस्यमयी प्रतान, और वो एकलिंगी फूल। हाँ, नर मादा फूलों का अलग होना, और वो खास पेपो फल। हमने ये भी देखा कि कैसे वर्गीकरण वैज्ञानिकों को
पौधों के आपसी रिश्ते समझने में मदद करता है और सबसे महत्वपूर्ण, हमने इन पौधों के आर्थिक और औषधीय महत्व को जाना। सही। कैसे ये हमारी थाली से लेकर पारंपरिक दवाइयों तक में शामिल हैं? और वो कड़वे सैपोनिन जो शायद जंगली पौधों को बचाते हैं, वही कुछ पौधों को औषधीय गुण भी देते हैं। बिल्कुल। अब अगली बार जब बाजार में या खेत में इन सब्जियों या फलों को देखूंगा तो शायद उन्हें सिर्फ खाने की चीज की तरह नहीं, बल्कि इस विशाल और आकर्षक कुकुरबिटेसी परिवार के एक सदस्य के रूप में देखूंगा। यही उद्देश्य था। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि करेला और तरबूज आपस में दूर के रिश्तेदार हैं। है ना? इस तरह की जानकारी हमें प्रकृति की जटिलता और सुंदरता की सराहना करने का मौका देती है और ये भी याद दिलाती है कि पौधे हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। हमने सैपोनिन के कारण होने वाली कड़वाहट की बात की। हाँ, जंगली पूर्वजों में ये कड़वाहट शायद बहुत ज्यादा रही होगी। तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि हजारों सालों में इंसान ने कैसे चुन चुन कर और उगाकर आज की ये कम कड़वी या मीठी किस्में विकसित की जिन्हें हम खाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। ये मानव चयन का एक बेहतरीन उदाहरण है। या फिर ये सोचें कि क्योंकि इनके नर और मादा फूल अलग होते हैं तो इनका अपने परागणकों जैसे मधुमक्खियों या भंवरों के साथ रिश्ता कैसे विकसित हुआ होगा ताकि परागण सफलतापूर्वक हो सके। हाँ, वो सहविकास, कोएवोल्यूशन की कहानी वो हमेशा बहुत फैसिनेटिंग होती है। इस पर वाकई और खोजबीन की जा सकती है। तो इस रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी मजा आया, धन्यवाद।